तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब नाम आता है तो ये दिमाग में आ जाता है कि हमें सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर हम एटॉमिक नंबर सभी तत्वों का याद रखते हैं तभी ये काम हो पाता है। और एटॉमिक नंबर याद करने के बाद भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी पेपर में गलत हो जाता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे समय की। समय का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट तरीके से कितना अच्छा हो पाए और कितना सरल हो पाए, ये भी ध्यान रखने की बात होती है। क्योंकि जो हमारा पेपर होगा जीआईसी प्रवक्ता का, ये 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 120 प्रश्न होंगे। 80 प्रश्न आपके रसायन के होंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। इसके अलावा अगर हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का बात करें तो उसमें 125 प्रश्न पीजीटी के आते हैं और 125 प्रश्न को करने के लिए केवल 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 125 प्रश्न, यानी एक प्रश्न पर 1 मिनट भी नहीं है। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमारे मेमोरी बेस पे होते हैं, जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो टाइम तो दें, लेकिन क्वेश्चन गलत भी ना हो, क्वेश्चन सही भी हो जाए। और अगर हम किसी टॉपिक को शॉर्टकट तरीके से पढ़ लें और अच्छे से पढ़ लें तो कम से कम वो प्रश्न हमारे समय को भी बचाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लिया हमको पोटेशियम का करना हो, तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका 19 होगा। और जो एक नियम हम लोग ये यूज करते थे पहले 2881 का, तो ये बोरबरी के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि ये जो चौथा सेल होता था, ये तीसरा सेल कंप्लीट नहीं होता था। KLMN, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और N में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये जो बोरबरी का नियम था, ये नियम ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि तीसरा सेल कंप्लीट नहीं हुआ और चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर हम कैल्शियम का करें तो 2882 होता है। और इसके बाद अगर स्कैंडियम का करें तो 28 और 9 और 2 होता है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसको कंफर्म करने के लिए जो बोरबरी का रूल था वो ज़्यादातर यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग बोरबरी के नियम को छोड़कर जो है अफबाउ का नियम यूज करने लगे। अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अफबाउ का जो रूल था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले हम 1s में 2s 2p और इसके बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f और 6s और 6p 7s। ये हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये करते हैं। तो हम ये इसलिए बता दे रहे हैं, ये पीजीटी के छात्र तो जानते हैं, लेकिन जैसे कुछ 11th के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं, वो कम से कम ये जान जाएं कि 3D के पहले 4s क्यों आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s में फिल करते हैं और 1s के बाद फिर हम 2s में फिल करते हैं और फिर 2p और 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s
और 4f 5d 6p 7s और 5f में इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। यदि यहाँ पे हम 6d को भी बना लेते तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है 5f के बाद 6d में भी आएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर दिया था ये अबाव के अकॉर्डिंग था और इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तब हमको ये क्लियर हो गया कि 3D जो सेल होता है यानी कि जो M वाला जो सेल था, जो बोरबरी ने बताया कि M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि 3D के पहले 4s आता है और 4s में जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसके बाद 3D में जाता है। तो ये टेबल बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो को क्लास 11th और 12th के बच्चे अगर देखेंगे तो उनका पूरा का पूरा क्लियर होगा जो हम आगे की बात करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पेपर होता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो वैनेडियम का हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वैनेडियम का 23 होगा। और जो अभी हम अबाव का टेबल बनाए थे उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये होता है। और आप लोगों को पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s आ रहा है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा हम p सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते हैं। फिर s में 2, p में 6 और s में 2 और d में अब ये देखना है कि यहाँ 23 एटॉमिक नंबर है तो क्या हमारे 23 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए। तो 2 2 2 4 4 6 10 और यहाँ 12 यहाँ 18। हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो 3p6 है यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, आर्गन के होते हैं। इसके बाद आता है 4s2 और 3d। तो 18 यहाँ तक हो गए, 18 2 20 और यहाँ 23 है तो यानी कि 3d में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर वैनेडियम का जब करते हैं 23 तो हम लोग शॉर्टकट लिखने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्गन 18 और 4s2 और 3d 3 दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग शॉर्टकट में वैनेडियम 23 और 4s2 3d 3 भी दिखा देते हैं। यानी कि जो लास्ट ये आर्गन है, जो इनर्ट एलिमेंट होता है जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त क्या होता है कि जैसे एक लंबा सा सीरीज हमको ना जाना पड़े इसलिए हम शॉर्टकट आर्गन का यूज कर लेते हैं। लेकिन आर्गन का भी अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो अंत में 4s2 3d3 आता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया वैनेडियम का 4s2 3d3। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम आगे थोड़ा सा लेवल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन हम और आपका जोड़ दें। यदि पेपर में कहीं क्वेश्चन ये हो जाए कि वैनेडियम के ऊपर 2+ का चार्ज लगा दें, वैनेडियम के ऊपर अगर हम 2+ का चार्ज लगाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आप सब लोगों को पता है कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज लगता है तो प्लस का चार्ज लगने का मतलब है यहाँ पे केमिस्ट्री में मैथ के अकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा होता है। मैथ में प्लस का मतलब होता है जोड़ यानी योग हो जाए, और यहाँ पे केमिस्ट्री में +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन वैनेडियम से हट चुका है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो दोस्तों जो वैनेडियम 23 का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3 होता था तो वैनेडियम 2+ में क्या होगा, तो वैनेडियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे। अच्छा कम कहाँ करेंगे, अगर हम
यहाँ ये करते हैं कि वेनेडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 4s2 करें और 3d1 करें, यानी आपको पता है कि वेनेडियम का 4s2 3d3 है और 2 इलेक्ट्रॉन अगर कम करेंगे d से, तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो प्लस का चार्ज लगता है, प्लस का चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहरी कोश से निकलेगा। बाहरी कोश का मतलब जैसे 4 है तो ये 4 सेल हमारा सबसे बाहर होगा, 3 उसके अंदर होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये हमारा चौथा सेल होता है। तो ये जो हमारा चौथा सेल होता है, इस चौथे सेल में हमारा 4s2 है और यहाँ पे हमारा 3d3 है। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो पहले हम इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से निकालेंगे, इसके बाद भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तो हम फिर 3d से निकालेंगे। तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जब +2 का करेंगे वेनेडियम में, तो वेनेडियम +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो यहाँ 4s से पहले निकलेगा और 3d3 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वेनेडियम +2 का, ये 4s0 और 3d3 होगा। तो इस प्रकार से मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे क्रोमियम का। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों को पता है कि जो क्रोमियम का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक वर्ड आता है एक्सेप्शनल का, यानी अपवाद की बात करते हैं। सब लोग जानते हैं कि अगर क्रोमियम 24 में हमने क्या किया कि आर्गन 18 कर दिया, इसके बाद 4s कर दिया और 3d कर दिया। 4s में हमने अगर 2 कर दिया, यहाँ 3d 4 कर दिया, यानी 18 2 20 4 24, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर्गन 4s2 से, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के हम यहाँ कर देते हैं 4s1 और 3d 5 कर देते हैं। तो ये बोला जाता है कि क्रोमियम एक अपवाद एलिमेंट है और अपवाद एलिमेंट के कारण इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 होता है और 3d 5 होता है। इसके पीछे आपको कारण बताया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि D में या तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे हों और या तो D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हों, यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हों, क्योंकि जो D हमारा सब सेल है इसमें 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और D5 D10 का रीजन ये है कि या तो D में पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हों और या तो D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हों। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर D5 है या D10 है तो वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। स्टेबिलिटी के आधार पे ही हम लोग D5 D10 करने के चक्कर में क्रोमियम को एक अपवाद एलिमेंट कहते हैं और क्रोमियम का हम कॉन्फ़िगरेशन ये 4s1 3d5 सही करते हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे भी तत्वों के एग्जाम्पल अभी दे देंगे जिसमें ना तो D5 होता है और ना D10 का केस होता है, इसके बाद भी उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल होता है और ऐसे एलिमेंट को हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब आपके पीजीटी की परीक्षा में या टीजीटी की परीक्षा में जब ये प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछे जाएंगे तो क्रोमियम और कॉपर का तो संभवतः ना पूछा जाए, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 12th का भी छात्र जानता है कि क्रोमियम और कॉपर अपवाद होता है। लेकिन जब एक हाई लेवल पे परीक्षा होती है, जीआईसी
प्रवक्ता की हो या माध्यमिक में पीजीटी प्रवक्ता की हो या आपका टीजीटी का एग्जाम हो, तो वहाँ पे क्रोमियम कॉपर को छोड़ के कुछ ऐसे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन रख दिया जाता है जिससे कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर हमारा ज़रूरी ये होता है कि आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए। आपको मालूम होगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 ही होता है, लेकिन जो इसका रीजन बताया गया बुक में कि D5 की स्टेबिलिटी और D10 की स्टेबिलिटी, यानी D10 का मतलब फुल फील्ड स्टेबल हो या D5 का मतलब D हाफ का स्टेबल हो, यानी D आधे भरे हों या D पूरे भरे हों, ऐसे का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल माना जाता है। इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके D में जाता है और 4s2 ना होकर 4s1 होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो D ब्लॉक के हैं, केवल D ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जो आप बाउकी रूल का पालन नहीं करते हैं। आप उनको अपवाद एलिमेंट कहिए या उनकी स्टेबिलिटी पर उनको कहिए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्रोमियम की बात करेंगे। क्रोमियम का होता है 24 और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d5। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का होता है 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d10। क्रोमियम के ही नीचे उसी ग्रुप में एक और एलिमेंट होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42 और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम यही होगा, लेकिन जो ऑर्बिट की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या 5 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे होगा 4s1 और 4d5 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर के नीचे एक आपका है सिल्वर जिसका होता है 47। 47 का जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 5s1 हो जाएगा और 4d10 हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके टोटल 4 एलिमेंट जो एक्सेप्शनल हैं, जो कि मतलब अभाव के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो ये जो आपके 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे तो D अर्धपूरित भरे हों या D पूर्ण रूप से भरे हों, वो रूल यहाँ पे तो फॉलो हो जाता है कि D आधे भरे हों स्टेबल होंगे, D पूरे भरे हों स्टेबल होंगे, ये चीज़ केस फॉलो हो जाएगा। लेकिन यहीं से ठीक पहले मोलिब्डेनम से पहले एक आपका आता है नायोबियम। तो नायोबियम का होता है एटॉमिक नंबर 41। तो जो नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है और क्रोमियम के पहले आपका वेनेडियम होता है, वेनेडियम का 23 होता है और इनका 4s2 और 3d3 होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ग्रुप में सबसे ऊपर एलिमेंट होता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन नीचे भी आपके ग्रुप में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर देखा जाए तो ये 4s2 3d3 है, लेकिन नायोबियम का अगर देखा जाए तो अगर नायोबियम का आप 5s2 और 4d3 करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपसे गलत हो जाएगा और पेपर में आपका नंबर कट जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नायोबियम का, ये CSIR नेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जिन प्रश्नों में थोड़ा सा कंट्रैक्शन हो, यानी कंफ्यूजन हो, क्रिएट करता हो पेपर में, ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ रखेंगे। तो नायोबियम का अगर इस बेस पे हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी एक्सेप्शनल जाता है और 5s1 हो जाता है और 4d4 हो जाता है। तो ये जो नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देखिए 4d4 है और आपका 5s1 है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका जा रहा है d4 का, ये तो ना स्टेबल d5 में जा रहा है ना d10 में जा रहा है, यानी ना तो d पूर्ण रूप से भरे हो रहे हैं ना तो d आधे भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन अभाव के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इनका मेन काम होता है जब हम
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं। जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो कौन सा मेटल किस ऑक्सीडेशन में स्टेबल होता है, उस स्टेबिलिटी के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नायोबियम का जो होता है वो 5s1 और 4d4 होता है। इसके बाद मोलिब्डेनम के बाद 43 टेक्नीशियम का होता है, और जो 44 होता है आपका वो रुदेनियम का होता है, और 44 के बाद आपका जो 45 होता है वो रोनियम का होता है, और जो 46 होता है पैलेडियम का यानी पीडी का, ये 46 है, और 47 आपके इधर सिल्वर है। तो जो रुदेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये भी आपका 5s1 और 4d6 होता है, और रोनियम का 5s1 4d7 होता है। एक मिनट, रुदेनियम का जो होगा वो 5s1 और यहाँ पे होगा एक इलेक्ट्रॉन टेक्नीशियम में बढ़ेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, और इनका हो जाएगा रोनियम का 1, और पैलेडियम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5s0 और 4d10। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको ध्यान रखना पेपर में। अगर वो रुदेनियम और रोनियम की बात करने लगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हमें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। और एक अगर हम प्लेटिनम का देखें, प्लेटिनम का 78 होता है, और गोल्ड का देखें तो 79 होता है। तो प्लेटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर यहाँ आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो इनका 5d9 होता है और 6s1 होता है। और गोल्ड का अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5d10 होगा और 6s1 होगा, 6s1 होगा। तो ये आपके टोटल 10 एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सेप्शनल में करते हैं। एक हो गया क्रोमियम, 2 हो गया कॉपर, मोलिब्डेनम का 3, ये 4, और 4 3 7, और 7 2 9, और एक हमारा नायोबियम होता है 10। तो ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक्सेप्शनल में होता है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी इसका कमेंट करके आप हमें वीडियो में ज़रूर बताएं, और इसके लिए हम आपको और अच्छे वीडियो देते रहेंगे जिससे कि आपके पेपर में 1-2 प्रश्न हमेशा कंफर्म होते रहें। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट करके बताइए, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि अफबाउ के नियमानुसार जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं 5 जो D5 और D10 की व्यवस्था को फॉलो तो करते हैं। लेकिन नायोबियम और रुदेनियम, रोमियम, पैलेडियम और प्लेटिनम ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो D5 और D10 को भी नहीं फॉलो करते हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मित्रों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब 2011-12 में हम तैयारी करते थे पीजीटी की, तो उस समय ऐसे पेपर जो है मतलब देने के लिए यूट्यूब की व्यवस्था नहीं होती थी। या तो आप खुद पढ़िए और या तो आप किसी कोचिंग में जाकर पढ़िए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से ढेर सारे वीडियो मिलते रहते हैं, और ऑनलाइन कोचिंग भी आप घर से कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छे वीडियो मिलने के लिए आपको फीस पेड करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा जो है, हम किसी भी वीडियो के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। बस ये कि आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर टॉपिक पे एक वीडियो मिलते रहेंगे। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों पर हम आपको वीडियो देंगे। और एक वीडियो के देखने से गारंटी है कि आपके 2 प्रश्न कम से कम बनेंगे। यदि आप हमारे कम से कम सभी वीडियो देखते हैं तो हर वीडियो से आपके 1 और 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, और आपके परीक्षा में हमारे वीडियो अवश्य उपयोगी होंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर होगा,
आप किसी भी अनसॉल्व पेपर को अगर उठा के देखेंगे तो आपको उस पेपर से ही क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अब एक बात और हम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। जैसे आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमको लास्ट में 3d6 मिलेगा और 4s2 मिलेगा। ये तो हमारा हो गया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मित्रों आयरन के ऊपर +2 का चार्ज लगा हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बता दें कि जब हम Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? जो आपका बाहरी सेल होगा यानी बाहरी कोश जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3d आपका अंदर का कोश है, 4 आपका बाहर का कोश है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब आप लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बगल में आपका पहला सेल होता है, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये आपका चौथा सेल। तो ये जो 4s2 आपका है वो यहाँ पर है 4s2 और जो 3d6 है वो आपका यहाँ है 3s2 है, 3p6 है, इसके बाद 3d6 आपका जा रहा है। तो जब हमें Fe के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी सेल से निकलेंगे, यानी बाहरी सेल हमारा 4 नंबर है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 और 4s0 हो जाएगा। Fe+2 को हम लोग फेरस आयन बोलते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आयरन +3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो पहले हम बाहरी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद हम अंदर वाले सेल से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s0 और 3d5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी भी आप आयन का कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त गलत मत करिएगा, क्योंकि पेपर में आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है और उस आयन के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको लास्ट में मिलता है 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो 3d से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो आपका क्वांटम नंबर भी गलत हो सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी गलत हो सकता है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपका गलत हो सकता है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा हम आपको बताएंगे जो कि पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है और आप पेपर उठाएंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो अगर हमारे पास ये 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और इसमें हमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल सकते हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके मिलते हैं तो उसमें होता है पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर और सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनचुंबकीय और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। तो अगर हमारे किसी आयन में या किसी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो या 1 से अधिक हो तो वहां पर हमारा जो बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और सभी इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पेयर्ड होंगे तो वो जो हमारा प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक होगा। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम आपको बता दे रहे हैं और इसके बाद
मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। यदि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का जो आंसर होगा वो गलत निकलेगा। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला होता है ब्रैकेट में n+2 और bm जो होता है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन होता है और ये जो n है n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अभी हम लोग कर ले, आयरन +2 में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो आयरन +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा अभी आप लोगों ने किया है 4s 0 और 3d6, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे कि D का सब सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और D में आपके 5 सेल होते हैं आपको पता है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये तो हमारा पेयर्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो गए। यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 और ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे अनपेयर्ड है, यानी जो हमारा n की वैल्यू है वो हमारा कितना है 4 है। तो n = अगर 4 निकल गया तो इसको हम इस वैल्यू पे अगर रख दें तो इस वैल्यू पे अगर हम रखेंगे n के मान को तो रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 4 + 2 और bm, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 24 और bm। और अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 24 को, तो जैसे कि दोस्तों कुछ लोग 2√2 करके निकालते तो वो वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर अगर 25 होता तो 25 का तो सीधे सीधे रूट आपका 5 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 24 है तो जरूर यहाँ पे आपका 4.89 के आसपास ये वैल्यू आती है। और आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होते, वैल्यू नहीं लर्न होता है, तो ये 24 का मल्टीप्लाई करके आप घनमूल भी निकाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन अनपेयर्ड ज़्यादा है, आपको नहीं लर्न है, तो आप इस वैल्यू को कभी पेपर में ये आपका पॉइंट का भी वैल्यू मैच कर देता है। कहीं पर 4.86 दे देगा, कहीं पर 4.82 दे देगा, कहीं पर 4.90 दे देगा। तो उस केस में भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि 4.89 है कि 4.90 है। इसका एकदम से आपको कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर तब कठिन हो जाता है जब दो ऑप्शन में 4.89 4.86 दे देगा, क्योंकि 4.86 होता है वो अंडर रूट में जब 3 की वैल्यू n रखेंगे तब आएगी, और उसके बाद 2.82 तब होगा जब आपकी वैल्यू हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो 1.732 होता है, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 1 3 3 1 3, यानी अंडर रूट जो 3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, ये सबको पता है। लेकिन जब अंडर रूट 4 अंडर रूट में 5 की वैल्यू रखनी शुरू कर देंगे हम इनकी, तो वहाँ पे जो हमारा पॉइंट वाला कंडीशन है वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही हो, और कॉन्फ़िगरेशन सही करने के लिए हमें ये प्लस वाले भी कॉन्फ़िगरेशन सही से आने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे कभी कभी प्रश्न में कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाता है,
और कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद ये पूछा जाता है कि इस तत्व का एटॉमिक नंबर क्या है। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है कि कोई तत्व X है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 4p5 है। कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट X है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 है। तो X का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों हम ये बता दें कि पहली बात तो ये देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 4p5 में है, यानी कि ये जो हमारा तत्व होगा ये कहीं ना कहीं हमारा p ब्लॉक का होगा। किसका होगा? p ब्लॉक का होगा। और p ब्लॉक में आपको पता है कि एक बोरान फैमिली है, एक कार्बन फैमिली है, एक नाइट्रोजन फैमिली है, एक ऑक्सीजन फैमिली है, एक फ्लोरीन फैमिली है और एक ये इनर्ट गैस होता है जिसमें कि हीलियम और नियॉन आते हैं। तो ये अगर हमको पता है और ये भी पता है कि यहाँ NH2 और NP1 और NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 और NH2 NP5 और NH2 NP6 की व्यवस्था हो रही है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो X है, X का जो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 है, दोनों जगह एक ही सेल है। तो ये क्लियर है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4p5 में ही है। तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट डिसाइड हो गया। और p ब्लॉक में जो टोटल ग्रुप है, एक आपका ये बोरान फैमिली है जिसको हम ग्रुप नंबर 13 बोलते हैं, इसको 14 बोलते हैं, इसको 15, इसको 16, इसको 17 और इसको 18 बोलते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को आप बेसिकली पूरी डीपली से नॉलेज करिए जिससे कि आपको कहीं समस्या ना हो। तो जो बोरान फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP1 होता है। n = आपको पता है यहाँ पर कि 2 3 4 5 6 हो सकता है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी गई है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो p में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन फैमिली में ग्रुप नंबर 17 में जा रहा है। और आपको दोस्तों पता है कि जो हमारा एलिमेंट है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटीन है। इनका 9 होता है, इनका 17, इनका 35 और इनका 53 और इनका 85 होता है। तो इनका तो 2s2 2p5 होता है और इनका 3s2 3p5 होता है। और ये सेल नंबर 4 यहाँ देखिए मैच कर रहा 4s2 4p5 होता है। तो X का नाम आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। X का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो एलिमेंट आपको अगर याद है और ग्रुप याद है और उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सेल का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, ये सब चीज़ें अगर इतना ये बेसिकली पता है तो कभी भी आपसे कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होंगे। और कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं गलत होंगे तो फिर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमेशा सही होंगे। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आप इसको जरूर कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टि से ही हम ऐसे वीडियो बना के देने जा रहे हैं जो आपके हर एक वीडियो से 2 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। दोस्तों एक प्रश्न हम दे रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, इस प्रश्न को आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और आज हम 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। इन तीनों प्रश्नों का क्या उत्तर होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।